Hey guys, Jai Hind. Welcome to the Hindu analysis of One Academy, जिसका की मोटो है एम फॉर एक्सीलेंस. टुडे इज 27th of Feb सैटरडे. लेट्स स्टार्ट. टॉपिक्स जो हम आज कवर करेंगे, सबसे पहले कोट ऑफ द डे देखेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है, और असेंबली पोल्स टू किक ऑफ ऑन मार्च 27. अलग अलग स्टेट्स के अंदर और कुछ बाई पोल्स भी होंगे, वो भी हम देखेंगे. उसके बाद रैम्प अप वैक्सीनेशन सेंटर टेल सुप्रीम कोर्ट. सेंटर ने स्टेट्स को बोला है कि और वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाए. यहाँ पे इंडिया और चाइना एग्री टू एस्टेब्लिश अ न्यू हॉटलाइन. उसके बाद कुछ और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, वो भी देखेंगे. उसके बाद एक एडिटोरियल जो कि डिटेल में डिस्कस करेंगे. उसके बाद कर्नाटका टू मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट तमिलनाडु प्रोजेक्ट. कोर्ट ऑफ द डे से स्टार्ट करेंगे. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पहले. फिर से एक बार इसे लेके आने का जो हमारा मकसद था ये है क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ एक बार पढ़ते हैं या एक बार सुनते हैं या समझते हैं किसी से, अपने टीचर से, दोबारा से अगर हम रिविज़िट करें या उसे दोबारा से अगर रिवाइज़ करते हैं तो वो चीज़ हमारे माइंड में बैठ जाती है. और यही रूल जो आप जो है रिवीजन का अपनाइए अपनी स्टडी के अंदर भी. और आप लोगों को पता है अभी मार्च अप्रैल मई और जून के लास्ट में जैसे पेपर है, तो जस्ट 3 मंथ्स ही लेके चलो आप. 3 मंथ्स बचे हैं आपके. और प्रीलिम्स की जो बच्चे अभी यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और अब बहुत 27 जून को है प्रीलिम्स. और इसी के रिलेटेड मैम ने स्पेशल सेशन भी लिया है अन अकेडमी के ऊपर. एक वहाँ पे किस तरह से प्रीलिम्स की आपने स्ट्रेटजी बनानी है या किस तरह की आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए वहाँ पे, और आप वो वीडियो भी देख सकते हो जाके. और VMIAS10 ये कोड आप यूज़ कर सकते हो, और आपको अन अकेडमी पे जो है सब्सक्रिप्शन जो है उसमें थोड़ा सा रियायत मिल जाएगी. और ज़रूर आप इसे यूज़ करें. और चलिए ये कोड पढ़ते हैं. गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन अ ट्री एंड आई विल स्पेंड द फर्स्ट 4 hours स्पेंडिंग sharpening the axe. Give me 6 hours to chop down a tree and I will spend the first 4 sharpening the axe. मुझे 6 hour दीजिए किसी पेड़ को काटने के लिए किसी एक्स के साथ, और उस एक्स के ऊपर मैं पहले 4 घंटे, उन 6 घंटों में से 4 घंटे पहले मैं उस एक्स को शार्प करने के लिए लगा दूंगा. ये अब्राहम लिंकन का कोट है, जो कि 16th प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के. चलिए गाइस बताइए, आपके लिए जो एक्सेसिबल है चैट बॉक्स, जो एक्सेसिबल है, उसमें आप बताइए कि अभी जो करंट प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, वो कौन है और किस नंबर के वो प्रेसिडेंट हैं. चलिए आपको ऑप्शन देता हूँ, हिंट देता हूँ. 44th, 45th, 46th, इन तीनों में से कौन से प्रेसिडेंट हैं वो, और उनका नाम क्या है, ये आपको बताना है. और इससे पहले चलिए मैं बता देता हूँ, जो करंट वाले प्रेसिडेंट हैं उनका नाम आपको बताना है. उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे. अभी कौन है इलेक्ट, जो न्यूली इलेक्ट हुए हैं, उनका नाम आपको बताना है. और वो पहले वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं ओबामा के टाइम पे, और प्रेसिडेंट ओबामा जो थे. और अब्राहम लिंकन जो है 16th प्रेसिडेंट हैं, ये आप याद रख सकते हो. चलिए स्टार्ट कर सकते हैं. ये कोड आप यूज़ कर सकते हो, VMIS10. इसे यूज़ कर सकते हो अन अकेडमी पे आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए. और स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ और जो एडिटोरियल्स हैं आज. फर्स्ट पेज के ऊपर ये न्यूज़ था, असेंबली पोल्स टू किक ऑफ ऑन मार्च 27 मार्च से स्टार्ट होगा. और जैसे तमिलनाडु के अंदर, असम के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर 8 फेजेस में होगा. देन पुडुचेरी में, जैसे अभी रिसेंटली आपको पता कि वहाँ पे जो अभी डॉक्टर किरण बेदी हैं, उन्हें रिज़ाइन करना पड़ा. प्रेसिडेंट वहाँ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से उन्हें रिमूव किया गया वहाँ से. और वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर थे, जब नए वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर आए, और जो कि तेलंगाना में पहले गवर्नर हैं, और उन्हें सॉरी, और उन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है वहाँ पे पुडुचेरी का. और तमिलसाई सौंदराजन है उनका नाम. और अभी वहाँ पे जब उन्होंने आए, लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ पे अपॉइंट किया गया, और उन्होंने वहाँ पे फ्लोर टेस्ट करने के लिए कहा. और वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर थे वहाँ पे, और उन्हें जो फ्लोर टेस्ट में वो अपना जो कॉन्फिडेंस मोशन उन्होंने पास किया, और वहाँ से वो अपनी जो मेजोरिटी है उसके अंदर वहाँ पे प्रूफ नहीं कर पाए.
और इसलिए वहाँ पे उनको भी चीफ मिनिस्टर को भी रिज़ाइन करना पड़ा, और किसी और पार्टी ने वहाँ पे, जैसे बीजेपी या कोई अन्य पार्टी ने वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट बनाने का वहाँ पे स्टेक नहीं लेके आए। और अभी जो है दोबारा से वहाँ पे जो है असेंबली की जो पोल्स हैं वहाँ पे होनी है, और 6 अप्रैल को है वहाँ पे ये टाइमिंग है। और इसके अलावा आप इलेक्शन कमीशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप याद रख सकते हो। देखिए यहाँ पे आप ये जो चीज़ें पढ़ते हैं ये एग्ज़ाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे बाई पोल क्या होता है, उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, असेंबली असेंबली पोल्स जो होती हैं उसमें क्या फ़र्क होता है, जो जनरल इलेक्शंस होती हैं उसमें क्या फ़र्क होता है, प्रेसिडेंट की इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है, और प्राइम मिनिस्टर की जो जनरल इलेक्शंस होती हैं, बेसिकली वो प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शंस नहीं होती, बेसिकली वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की या पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होती हैं, लोकसभा की जनरल इलेक्शंस होती हैं, वो किस तरह से कंडक्ट होती हैं, ये हम ऑल जितने भी ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये माइनर इसमें हम डिस्कशन करेंगे। बाकी तो आपको पता ही, ये काफ़ी लेंथी, इवन कि 4 5 6 7 8 घंटों से भी ज़्यादा ये लेंथी टॉपिक है। इतना टाइम आपको लग सकता है अगर आपने पहले से पढ़ा है और उसे रिवाइज़ करने में जस्ट। तो मैं आपको जस्ट एक जिस्ट दे दूँगा ताकि आपको वो रिवाइज़ हो जाए। सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो किस आर्टिकल के अंडर आता है। आर्टिकल 324 जो है, आर्टिकल 324 आप याद रख सकते हो, और इसके तहत इलेक्शन कमीशन का ये काम है टू कंट्रोल, और उसके बाद इनका ये काम है कि वहाँ पे कंट्रोल करना, रेगुलेट करना इलेक्शंस को। और इसके अलावा पार्ट जो 15 है जिसके अंदर ये आर्टिकल आता है, पार्ट 15 में इलेक्शन कमीशन के बारे में, या जो हमारा राइट टू वोट है वो भी डायरेक्टली वहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया, इनडायरेक्टली है वहाँ पे मेंशन है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इसके साथ आप याद रख सकते हो। और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन है ये कौन कौन सी इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है, चीफ इलेक्शन जो कमीशन है, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ईसीआई, किस किस की इलेक्शंस जो कंडक्ट करवाता है। सबसे पहले पार्लियामेंट की, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों आएंगे, या लोकसभा यानी कि जनरल इलेक्शंस जो होती हैं, जैसे अभी 2019 में आपको पता है जनरल इलेक्शंस हुई हैं। उसके बाद जो राज्यसभा की इलेक्शंस हैं, और जो कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसे कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं, उसकी इलेक्शन जिसकी कि राज्यसभा जो कि एक परमानेंट हाउस है, लेकिन उसके जो मेंबर्स होते हैं उनकी टर्म जो होती है 6 ईयर्स की होती है। और 1/3 जो मेंबर्स हैं उसके हर 2 साल के बाद वो वहाँ से उनका जो टाइम है वो ख़त्म होता है, रिटायर होते हैं वहाँ से, और न्यूली जो है इलेक्ट होते हैं वहाँ पे। और बाकी सारा जितना भी उसकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेंथ जो है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, जैसे 552 लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए, और 250 है। और ये सारी भी आप चीज़ें याद रख सकते हो। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन रहती है, जैसे जो कि इनडायरेक्ट इलेक्शन रहती है, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा इलेक्ट किया जाता है उन्हें, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा। इसी तरह से जो वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शंस भी रहती हैं वो भी इसी प्रकार रहती हैं। कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट करता है ये आप बहुत डिटेल में अपने नोट्स में ही पढ़ पाओगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि क्या जो स्टेट जो लोकल गवर्नमेंट होती है, क्या उसकी इलेक्शंस भी इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाती है? जी नहीं, इलेक्शन कमीशन नहीं, बल्कि उसकी इलेक्शन उसकी जो वहाँ पे जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है दैट इज स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो कि जो 1970 मैं वो एक्ट भूल गया जिसके अंदर वो मेंशन है कि जो लोकल गवर्नमेंट को लोकल गवर्नमेंट जो 3 टायर एक गवर्नमेंट सिस्टम बनाया गया था, ब्लॉक लेवल के, विलेज लेवल के ऊपर जो विलेज पंचायत है, ब्लॉक लेवल के ऊपर, और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक होता है सिस्टम, थ्री टायर जो सिस्टम रहता है, थ्री टायर जो गवर्नमेंट ये सिस्टम रहता है वहाँ पे। और मैं वो भूल गया एक्चुअली, मैं आपको बाद में वहाँ पे मेंशन कर दूंगा, यहाँ पे ग्रुप में आपको बता दिया जाएगा। और लोकल जो गवर्नमेंट की इलेक्शंस रहती हैं वो कंडक्ट करवाते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन, और जो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट या जो स्टेट की इलेक्शंस रहती हैं, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली की या विधान परिषद की, विधानसभा और विधान परिषद की जो इलेक्शंस रहती हैं वो भी चीफ इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो ही कंडक्ट करवाती है।
और ये अभी आप लिस्ट के अंदर लिखिए। चलिए मैं बोलता हूँ, आप इसे लिखो ताकि आपको रिवाइज भी हो जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन कौन से इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, ये आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। और इस बार 2019 की इलेक्शंस की वजह से, और इस जो अभी, क्योंकि यहाँ पे एक आप चीज़ पढ़ सकते हो कि ये एक पैंडमिक के ड्यूरिंग पैंडमिक ये लार्जेस्ट इलेक्टोरल प्रोसेस है जो अभी हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स के अंदर इलेक्शंस यहाँ पे कंडक्ट हो रही हैं जो कि बाईपोल भी हैं और असेंबली की इलेक्शंस भी हैं वहाँ पे। और बाईपोल क्या होता है कि बाईपोल होता है कि कई बार अगर किसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ लोकसभा की वहाँ पे, या मेंबर ऑफ राज्यसभा की वहाँ पे अगर एमपी की या एमएलए किसी की अगर डेथ हो जाती है या वो रेजिग्नेशन देना पड़ता है या किसी वजह से वो वहाँ से छोड़ते हैं, उनकी जगह पे जो वहाँ पे इलेक्शन दोबारा से कंडक्ट करवाई जाती है उसे बोलते हैं बाईपोल इलेक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे दो जो लोकसभा की बाईपोल इलेक्शंस होंगी, उसके अलावा जो असेंबली की इलेक्शंस होंगी यहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर, असम के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, पुडुचेरी के अंदर, केरला के अंदर। और 8 फेजेस सबसे ज़्यादा जो है वेस्ट बंगाल के अंदर 8 फेजेस के अंदर इलेक्शंस कंडक्ट करवाई जाएगी। और इसी को लेके जो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने पूछा भी है यहाँ पे, पूछा भी है कि क्यों 8 फेजेस के अंदर इलेक्शंस हो रही हैं। और यहाँ पे इनसे जब क्वेश्चन पूछा गया, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुनील अरोड़ा साहब, उन्होंने बताया, एक क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि जो ईवीएम्स यूज़ होती हैं उन्हें हैक किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने बताया यहाँ पे कि अ, और चीज़ें या कोई और इस तरह की अगर कोई मशीन है वहाँ पे उसे हैक किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कोई और कोई मशीन है उसे हैक किया जा सकता है, लेकिन ईवीएम को, या कोई मशीन है उसे हैक किया जा सकता है, लेकिन ईवीएम को हैक करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ये एक सिंगल सिस्टम होता है, या आप बोल सकते हो कि इसका जो एक कॉमन सर्वर है उसके साथ इसका जो नेटवर्क है वो कनेक्टेड नहीं है, बल्कि एक कॉमन सर्वर के साथ नहीं, बल्कि एक ये सेल्फ स्टैंड अलोन यूनिट है, ये स्टैंड अलोन यूनिट बोलते हैं इसे। और एक इसके अंदर जो अगर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है वहाँ पे, फिर भी इसे आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक बैटरी होती है। चलिए आप गूगल के ऊपर सर्च करके बताइए कि वो कौन सी बैटरी है, कितने वोल्टेज की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि क्या ये इलेक्ट्रिसिटी के बिना चल सकती है या नहीं। और अलग अलग तरीके से हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके अलावा आप याद रख सकते हो एपिक जो है, और अभी नेशनल जो वोटर्स डे है जो हमने डिस्कस भी किया था, नेशनल वोटर्स डे जो 25 ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि इलेक्शन कमीशन जो उसका जो इस्टेब्लिशमेंट डे था उसी के दिन ही नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। और उसी के दिन अभी रिसेंटली जो है इसी साल के अंदर जो डिजिटल एपिक जो कार्ड्स होते हैं वो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। और चलिए जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन कौन कौन सी बॉडी के जो हैं, कौन कौन से किस किस के इलेक्शन जो कंडक्ट करवाते हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप साथ साथ में लिख सकते हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स रहते हैं, है ना, जनरल इलेक्शंस में, राज्यसभा के इलेक्शंस, लोकसभा के इलेक्शंस हो गए, 4 चीज़ें हो गई। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर विधान सभा और विधान परिषद के, ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। और इलेक्शन कमीशन का जो आर्टिकल है वो भी आप याद रख सकते हो, आर्टिकल 324 जो कि पार्ट 15 के अंदर आता है। उसके अलावा आप एक चीज़ और याद रख सकते हो, आर्टिकल 326, जिसमें कि जो वोटिंग राइट है आपका वो आपको बताया जाता है उसके बारे में। उसके बाद आर्टिकल 327 है, 328 है, देन 329 है, 329 तक है। और आप ये याद रख सकते हो 326 के अंदर अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट सफराज के बारे में बताया गया है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में, वो भी आप याद रख सकते हो। और इंडिया चाइना एग्री टू एस्टैब्लिश अ न्यू हॉटलाइन बिड टू इंश्योर टाइमली कम्युनिकेशन। फ़ोन के ऊपर एक बातचीत हुई हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं और जो उनके काउंटर पार्ट हैं चाइना के, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वैंग यी, उनके बीच में बातचीत हुई कि रिसेंटली जो हमारा बाउंड्री डिस्प्यूट हुआ था उसको लेके वहाँ पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है इस चीज़ के, इन रिलेशंस के ऊपर। उसको आगे किस तरह से लेके जाना है उसकी बात की गई है यहाँ पे। और ये आपको इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं, हमारे जो नेबर्स हैं, जैसे कि उसमें आप ये कवर करोगे। देन नेक्स्ट जो है रैंप अप वैक्सीनेशन, सेंटर टेल सुप्रीम कोर्ट। सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि जो कोविड-19 की गाइडलाइंस है उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए
और जो जो आपको वहाँ पे गाइडलाइंस दी गई हैं या किस तरह से आपको वैक्सीनेशन जो डिस्ट्रीब्यूट करनी है उस हिसाब से इनको ऑर्डर यानी कि सेंटर के द्वारा एक तरह से गाइड किया गया है स्टेट्स को, और ये आप पढ़ सकते हो। और जो गाइडलाइंस देते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं जो कि इसके रिलेटेड गाइडलाइंस देते हैं, ये आप याद रख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। और सेंसेक्स प्लंजिस यानी कि वो और नीचे चला गया एमिड ग्लोबल मेल्टडाउन। और ये आप इकोनॉमी के अंदर ही जो GS3 के अंदर ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से आप जो है याद रख सकते हो, जैसे कि जो सेंसेक्स होता है, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, किस तरह से इनके जो रेटिंग्स हैं वो नीचे गिरती हैं या ऊपर जाती हैं। और पेंडेमिक की वजह से यहाँ पे अभी ग्लोबल मेल्टडाउन यानी कि अभी पहले जो नीचे जा चुकी थी काफ़ी जो इकॉनमी हमारी, उसके बाद अभी इसकी वी शेप जो यहाँ पे रिकवरी हो रही है। और देखिए यहाँ पे आपको इतना यानी कि मतलब ये बोलते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट भी होने की गवर्नमेंट को यहाँ पे जैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो वी शेप रिकवरी है, जब एक इकॉनमी बहुत नीचे जा चुकी है पेंडेमिक की वजह से, और अब जैसे दोबारा से जो अनलॉक हुआ था काफ़ी फेजेस के अंदर, और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इकॉनमी काफ़ी वहाँ पे रिवाइव कर रही है, दोबारा से ऊपर आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले अगर ग्रोथ यहाँ पे 8% 10% है भी, लेकिन फिर भी वो उस मुकाबले पे अभी नहीं आ सकता, अभी थोड़ा टाइम लगेगा वहाँ पे। और जो गोल है 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का, वो भी अभी इतनी जल्दी अचीव नहीं हो सकता। तो काफ़ी प्रैक्टिकल जो बात है वो हमें करनी चाहिए यहाँ पे। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, और उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है या निफ्टी जो है, उस वो कैसे नीचे चले गए, उनका जो ग्राफ है वो इन्होंने यहाँ पे बताया इस न्यूज़ के अंदर। और GS3 में इकॉनमी के साथ इसे आप रिलेट कर सकते हो इस टॉपिक को। एडिटोरियल जो कि हम एक एडिटोरियल जो कि हम डिटेल में इसे डिस्कस करेंगे। कॉलोनियल relic, कॉलोनियल वर्ड जो आया है दैट इज़ फ्रॉम द कॉलोनी। और ये जो एक हिस्ट्री के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर ये एक टॉपिक है कॉलोनियलिज्म। और कॉलोनी क्या होती है, देखिए जैसे बहुत सारे हमारे या टीचर्स भी कई बताते हैं या बच्चे भी, उनको गलत फहमी होती है कि जो हमारी कंट्री थी वो स्लेव थी ब्रिटिशर्स की। देखिए वो स्लेव नहीं थी, इट वाज एक कॉलोनी। कॉलोनी क्या होती है कि जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट था, पहली बात वो भी फॉरेनर थे। उसके बाद हमें पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए, अगर दिए भी हैं तो वो भी बहुत थोड़े। और उसके अलावा जैसे 1958 के अंदर जो अलग से लेजिस्लेटिव काउंसिल बना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग से था, लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे बाद में जाके जो कि बाद में जाके जो पार्लियामेंट भी बना। और किस तरह से थोड़े बहुत राइट्स जो हमें पॉलिटिकल राइट्स दिए गए, और थोड़े बहुत जो दूसरे जो लीगल राइट्स रहते हैं थोड़े बहुत दिए गए हमें, ज़्यादा नहीं। और किस तरह से इसे यूज़ किया गया हमारी कंट्री को, ऑफ जो एक डोमिनेटिंग जो कंट्री यहाँ पे रहती है उसके द्वारा। और उसका रेलिक्स यानी कि उसके जो अभी लेफ्ट ओवर है उसके यहाँ पे बात की गई है। रिपीटेड मिस यूज़ ऑफ सेडिशन लॉ, सेडिशन लॉ की यहाँ पे बात की गई है। रेलिक यहाँ पे क्यों कहा है, क्योंकि ये सेडिशन लॉ जो है ये ब्रिटिशर्स की ही देन है हमें। और रिपीटेड मिसयूज से बार बार इसका जो मिसयूज किया जाता है यहाँ पे ऑफ सेडिशन लॉ अंडरलाइंस द नीड टू स्क्रैप इट ऑल टुगेदर। यहाँ पे राइटर का कहना है कि इसे हमें स्क्रैप कर देना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब भी उनके दिमाग के अंदर ये चीज़ आई होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमर्स हैं। चलिए पहले आप बताइए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। क्या आपको लगता है कि ये जो सेडिशन लॉ है इसे यहाँ पे हटा देना चाहिए, स्क्रैप कर देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को? क्या आपको ये लगता है? अगर हाँ तो उसका रीज़न आप बताएं। देखिए कमेंट बॉक्स में अगर आप आंसर दोगे साथ साथ में, तो आप अपने जो आपके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है अगर वो जैसे बाहर आएगी यहाँ पे। अगर आप वहाँ पे कुछ लिखते हो अपना जो कोई
चीज़ आपके अंदर है उसे एक्सप्रेस करते हो, तभी आप अपने आप को जज कर पाओगे कि आप कितने लेवल तक हो, कहाँ तक आपकी जो प्रिपरेशन अभी पहुंची है। क्योंकि इंटरव्यू में आंसर देना या आप मेंस के अंदर जब आंसर लिखते हो, और वो भी आपका तभी आ पाएगा। देखिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे अंदर स्टोर होती है, लेकिन उसको एक्सप्रेस किस तरह से करना है ये हमें राइटिंग के थ्रू ही पता चलेगा। और चलिए आप बताइए कि क्या इसे स्क्रैप कर देना चाहिए, प्रॉपरली हटा देना चाहिए इसको, सेडिशन जो लॉ है। चलिए डिस्कस करते हैं। इसका आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगा। सेशंस कोर्ट इन दिल्ली हैज अफर्म्ड द बिलीफ दैट dispassionate scrutiny of the outlandish claims by, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, रुकिए जी, is necessary for protecting liberty of those jailed on flimsy, often political reasons, rejecting the purported evidence presented by the Delhi police against climate change activist जो थे दिशा रवि, जिनको कि अभी बेल ग्रांट कर दी गई है, as scanty and sketchy। देखिए ये सेम जो वर्ड है हमने यूज़ किया था वहाँ पे, हमने देखा था कि जो वहाँ पे एक सेशन कोर्ट के अंदर धर्मेश राणे जो वहाँ पे एक धर्मेंद्र राणा जो वहाँ पे एक जज थे सेशन कोर्ट के, उन्होंने किस तरह से इसे यहाँ पे जो इनके ऊपर जो एविडेंस था या जो इनके ऊपर एलिगेशंस लगाई गई थी उनको कैसे स्कैंटी और स्केची बोला यहाँ पे। और हैज़ ग्रांटेड, उनको बेल दे दी गई थी, जैसे 24 ईयर ओल्ड की थी जिन्हें अरेस्ट किया था फॉर नथिंग मोर देन, बस उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने डॉक्यूमेंट जो है उसे एडिट किया था और उसे शेयर किया था अमंग नेटवर्क ऑफ एक्टिविस्ट, जो उनके एक एक्टिविस्ट का एक नेटवर्क था उसके साथ उन्होंने शेयर किया था, और ताकि वो एक ग्लोबल सपोर्ट फॉर द फार्मर्स प्रोटेस्ट एक दे सकें, सपोर्ट कर सकें, इसलिए उन्होंने एक वो डॉक्यूमेंट जो था उसे एडिट किया था, उसे शेयर किया था, और 3 सेंट्रल जो लॉज थे उनके खिलाफ। Even though it was quite obvious that the claim of global conspiracy behind the unsavory and violent incidents that took place on January 26 जो जनवरी 26 वाले दिन जो वायलेंस हुआ, उसको अगर हम उसकी बात करें और जो इस टूल किट के अंदर था, जैसा आपने बताया था कि जो इस टूल किट के अंदर था वो कुछ भी इस तरह का नहीं था कि वहाँ पे वो वायलेंस क्रिएट इस वजह से हुआ, बल्कि उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो इंसाइटमेंट या भड़का सके पब्लिक को, इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। द ऑर्डर ऑफ बेल इज स्टिल नोटेबल फॉर सब्जेक्टिंग द स्पेसिफिक चार्जेस टू स्ट्रिक्ट जुडिशियल स्क्रूटनी। अगर जुडिशियल स्क्रूटनी या ज़रूरत पड़ी तो आगे अभी वो भी हो सकता है। इन पर्टिकुलर द जज हैज़ अप्लाइड द एस्टेब्लिश्ड टेस्ट फॉर चार्ज ऑफ सेडिशन अंडर सेक्शन 24A ऑफ IPC। इंडियन पिनल कोड 1860 के अंदर जो सेक्शन 124A है उसके अंदर सेडिशन के बारे में दिया गया है, और ये आप याद रख सकते हो, दैट द एक्ट इन्वॉल्व्ड मस्ट कॉन्स्टिट्यूट अ थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर। उससे पब्लिक ऑर्डर को थ्रेट होना चाहिए। इंसाइटमेंट यानी कि जो वायलेंस है अगर वो भड़कता है, वहाँ से लोग भड़कते हैं, और तब वो माना जाता है कि हाँ वो सेडिशन के अंडर कवर होता है। ही फाउंड दैट देयर वाज नॉट इवन एन आयोटा ऑफ एविडेंस। ये भी आप यूज़ कर सकते हो वहाँ पे अगर आप इस तरह के आंसर्स लिखते हो। आयोटा ऑफ एविडेंस ये फ्रेज है, यानी कि आयोटा एक बहुत ही छोटी टर्म होती है, यानी कि इतना सा भी माइनर सा भी कोई एविडेंस यहाँ पे इंडिकेट नहीं करता कि जो टूल किट जो शेयर की गई थी उसमें जो आइडियाज़ थे ऑन हाउ टू गो अबाउट एम्पलीफाइंग द प्रोटेस्ट। एम्पलीफाइंग करने, देखिए एम्पलीफाई करना ये प्रोटेस्ट को, अगर वो पीसफुल प्रोटेस्ट है तो उसे एम्पलीफाई करना ये भी हमारा राइट है। इन सॉरी इन एनी वे इंसाइटेड वायलेंस, यानी कि उससे कोई वायलेंस नहीं हुआ यहाँ पे। ही वॉज क्लियर दैट देयर वॉज नो कैजुअल लिंक बिटवीन द, कोई लिंक नहीं है इसके बीच में जो वायलेंस वहाँ पे क्रिएट हुआ। एंड मिसिज रवि अ कंक्लूजन दैट कंफर्म्ड वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म दैट द अरेस्ट वाज अननेसेसरी, और जो अरेस्ट हुई यहाँ पे अननेसेसरी है। एंड दैट द एंटायर केस वाज नथिंग मोर देन अ रिफ्लेक्शन ऑफ गवर्नमेंट पैरानोया। और द एपिसोड, एक मिनट, द एपिसोड हाईलाइट्स, ये जो एपिसोड है यहाँ पे ये हाईलाइट करता है ट्रेंड दैट कॉज्ड, एक ट्रेंड जो बना हुआ है
कि किस तरह की रिसेंट टाइम्स के अंदर जो लोगों की आवाज़ है उसे दबाना, जो डिसेंट है उसे दबाना। और जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था एक जजमेंट के अंदर कि जो डिसेंट है इट इज़ जस्ट लाइक अ सेफ्टी वॉल ऑफ द डेमोक्रेसी। डिसेंट इज़ द सेफ्टी वॉल ऑफ द डेमोक्रेसी। और अगर वहाँ पे लोगों को डिसेंट कर देने की या बोलने की वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता, उन्हें सप्रेस किया जाता है, तो एक दिन वो जो डेमोक्रेसी का जो प्रेशर कुकर है वो फट सकता है। Especially involving strident criticism of policies and laws in which particular regimes are regime बोला जाता है जो particular अभी गवर्नमेंट रूल कर रही है, deeply invested and attempts to provoke disaffection and disloyalty. Hence, it is significant that the judge not only saw Miss Ravi's activism as related to her freedom of speech and expression, but went to say that an attempt to reach a global audience ये भी उनकी freedom का एक part है यहाँ पे। और उसके बाद इन अ बैकड्रॉप ऑफ क्लेम दैट दोज हु प्रिपेयर्ड टूल किट मेड कॉमन कॉज, अगर वहाँ पे कुछ कॉमन कॉज रहा होगा इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी यहाँ पे कुछ गलती है। जज जो अराना है वहाँ पे धर्मेंद्र राणा शोड रिफ्रेशिंग क्लैरिटी इन मेंटेनिंग दैट मेयर इंटरेक्शन विद अ ग्रुप विद ड्यूबियस क्रीडेंशियल्स कुड नॉट बी यूज टू कंसिडर सम कल्पेबल, किसी को कल्पेबल यहाँ पे नहीं बोला जा सकता। इट शुड ऑल्सो बी अंडरस्कोर्ड दैट द बेल ऑर्डर्स should not be rare or special but be routine judicial responses to cases in which there is mismatch between the accusation accused जहाँ पे किया गया और evidence जो है। It is by now fairly clear to everyone except perhaps the government के अलावा बाकी सभी को clear है and its vociferous supporters, जो supporters हैं vociferous, ये आप याद रख सकते हो word vociferous supporters जो हैं गवर्नमेंट के। and there is no place in a modern democracy for colonial era legal provision such as sedition। यहाँ पे देखिए राइटर का अपना कहना है कि सेडिशन को हटा देना चाहिए, लेकिन अगर जब हमारी कंट्री बनी थी तब भी ज़रूरत थी इस लॉ की, क्योंकि तब हमारा जो यूनियन था दैट वाज क्वाइट अनस्टेबल यूनियन, अनस्टेबल एक यूनियन था कि जो स्टेट्स थे वहाँ पे यहाँ उनको जोड़ने की साथ में कोशिश की जा रही थी। एंड इंडिया इज़ अ यूनियन, इट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और वहाँ पे जो किस तरह से इसे बताया जाता है कि ये एक इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है विद डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। और उसी के साथ अगर हम कंपेयर करें इसे अमेरिका के साथ, तो वहाँ पे इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन विद इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो। टू ब्रॉडली डिफाइन करें, prone to misuse, functioning as handy tool to repress activism, the section deserves to be scrapped। इसे यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो सेक्शन है सेक्शन 124A इसे स्क्रैप कर देना चाहिए। लेकिन आप देखिए अगर आप वहाँ पे जो इतना स्टेबल यूनियन था, काफ़ी सारे जो एंटी नेशनल फोर्सेस एक्चुअल में रहती हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट कि गवर्नमेंट कई बार या गवर्नमेंट के वहाँ पे कुछ मिनिस्टर्स या बहुत सारे ऐसे जो सपोर्टर्स होते हैं वो एंटी नेशनल बोलते हैं लोगों को, या अगर कोई अपनी आवाज़ उठाता है वहाँ पे एंटी नेशनल बोला जाता है। उसका मतलब ये नहीं है कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ देश के अंदर होती ही नहीं है, हमेशा इस तरह की एक्टिविटीज़ होने के चांसेस भी हैं। हाँ, ये माना जाता है कि ये इस कंडीशन को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। और जिस तरह से अभी ये जो दिशा रवि हैं इनको बेल दे दी गई यहाँ पे, और अगर इस तरह की कंडीशन होती तो हाँ इन्हें पनिशमेंट मिल सकती थी। और बहुत सारी एंटी नेशनल फोर्सेस एक्चुअल में रहती भी हैं, और जैसे अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट जो है UAPA, उसे रिसेंटली जैसे अभी अमेंड भी किया गया। और ज़रूरत है इस तरह के एक्ट्स की, ताकि देश की जो सॉवरेनिटी है, क्योंकि आर्टिकल 19 जो है उसके अंदर जो आर्टिकल 19 का जो सब क्लॉज 2 है उसके अंदर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, वहाँ पे भी जो देश की इंटीग्रिटी है या सॉवरेनिटी है उसको खतरा हो सकता है इन्हीं एंटी नेशनल फोर्सेस की वजह से। तो एक गुट जो है वो कहता है कि इसे स्क्रैप कर देना चाहिए, एक गुट जो है उसे कहता है कि हाँ इसे रखना चाहिए। और यहाँ पे जो हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि इसके बीच में बैलेंस बना के रखना चाहिए, लोगों की आवाज़ को सप्रेस नहीं करना चाहिए, लेकिन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है उसे मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे इस लॉ को भी बरकरार रखना चाहिए, और जो है लोगों को आवाज़ उठाने का मौका भी यहाँ पे देना चाहिए। कर्नाटका टू मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट तमिलनाडु ने एक प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया है, और ये आप होमवर्क में पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छा एक न्यूज़ है यहाँ पे। और कर्नाटका जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाने की अभी तैयारी में है, ये आप पढ़ सकते हो। सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को,
और ज़रूर आप इस बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो आने वाली नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहें। एंड ये सभी एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या हमने अभी किया है। सबसे पहले कोट ऑफ द डे देखा है, उसके बाद हमने इलेक्शंस के बारे में देखा है, देन सेंसेक्स के बारे में किस तरह से वो ऊपर नीचे होता है, उसके बाद एक सेडिशन लॉ के बारे में देखा है, और काफ़ी सारी और भी न्यूज़ जो हमने डिस्कस की हैं आप देख सकते हो। ज़रूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन हैं वो आपको मिलती रहें। और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। और हमने 1000 की जो हमारी फैमिली हो चुकी है, और आने वाली वीडियोस जो भी होंगी वो भी आपके लिए, जैसे हमने बोला था, जैसे ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो भी हम तुरंत ही लेके आएंगे, पॉलिटी के, हिस्ट्री के। 1 माह से पहले पहले हम कोशिश करेंगे कि 1 माह से स्टार्ट हो जाए वो, ताकि हम आपके लिए और आपको यहाँ पे काफ़ी सारी हेल्प मिल सके आपको। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।